Good morning, everyone. Uh, Today we are going to start about the scheduling algorithm. Last time हमने टास्क का स्विचिंग देखा, ओके? तो हमने वहां पर पूरा डिटेल में जानकारी लिया कि भाई व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, टास्क स्विचिंग, ओके? एवरीथिंग वी हैव लर्न. Now the next point regarding the RTOS is a scheduling algorithm. So when you talk about the scheduling of the algorithm, okay, here these different types of algorithms are available. Are these algorithms are adopted by the designers for the scheduling the RTOS. Okay, there is a first in, first out, or first come, first serve. Second is a round robin scheduling. Third is round robin with priority scheduling. Then shortage job first. Then fixed priority preemptive scheduling और preemptive multitasking scheduling. ओके, इतने टाइप के अल्गोरिथम्स वहां पर अवेलेबल है. तो ये सारे शेड्यूलिंग के लिए आपको जनरली आरटॉस में यूटिलाइज होते हैं. ओके, सो हम देखते हैं अभी ये वन बाय वन कि है ये क्या, किसके लिए ये यूज होते हैं और कैसे इसमें आप आरटॉस को या टास्क को शेड्यूल कर सकते हो. नाउ अगर मैं यहाँ पर बात करूँ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अल्गोरिथम की, तो ये अल्गोरिथम बेस ऑन द प्रिंसिपल भाई जो पहले आएगा उसे इमीडिएटली सीपीयू का यहाँ यूटिलाइजेशन करने का मौका मिलेगा. ओके, जो टास्क लेट आएगा ही विल बी इन द क्यू एंड अकॉर्डिंग टू क्यू ही विल गेट अ चांस टू एग्जीक्यूट ओवर द सीपीयू. बहुत आसान अल्गोरिथम है, ज्यादा डिफिकल्ट अल्गोरिथम नहीं है. अभी इस अल्गोरिथम में क्या क्या बातें हैं वह हम एक एक करके देखते हैं. इस अल्गोरिथम को फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व अल्गोरिथम भी कहा गया है. ये सबसे सिंपलेस्ट शेड्यूलिंग अल्गोरिथम कहा गया है. ओके, FIFO simply queues processes in order that they arrive in a ready queue. जैसे जैसे यहाँ पर टास्क अराइज होता है, तो टास्क अगर अराइज हुआ तो टास्क जैसे ही आएगा तो उसे यहाँ अगर सीपीयू फ्री होगा तो इमीडिएटली ही विल गेट अ चांस. ओके, जैसा आप क्लासरूम में आते हो तो क्लासरूम में कैसा है कि आप लास्ट बेंच पे बैठना पसंद करते हो, तो इमीडिएटली कैसा है अगर लास्ट बेंच खाली होगा तो इमीडिएटली लास्ट बेंच पे आप चले जाओगे और वो ऑक्यूपाई कर लोगे. फिर दूसरा आएगा वो आज के आपके आगे बैठेगा. ओके, आप इस फैशन में जैसे अडॉप्ट करते हो ना, तो उसी फैशन में यहाँ पर भी अल्गोरिथम ये सीपीयू को यूटिलाइज करने के लिए मौका देता है. तो उसी फैशन में अगर यहाँ कोई अल्गोरिथम कोई टास्क अगर लेट आता है तो ही वी हैव टू वेट इन अ क्यू. जब तक सीपीयू फ्री नहीं हो जाता है तब तक वो वहां प्रेजेंट रहता है. ओके, तो FIFO simply queues processes in order that they arrive in a ready queue. Okay, similarly यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो है वो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग यहाँ ऑकर होती है जब कोई प्रोसेस टर्मिनेट होती है. ओके, यानी अगर टास्क कंप्लीट हुआ तो टास्क कंप्लीट हुआ तो ही इमीडिएटली वो दूसरे टास्क के ऊपर चला जाएगा. तो यहाँ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगा. ओके, एंड नो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोसेस क्यू इज रिक्वायर्ड. ओके, तो यहाँ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोसेस क्यू जो है वह रिक्वायर्ड नहीं रहेगा. ओके, शेड्यूलिंग ओवरहेड इज मिनिमल. ओके, यहाँ पर जो शेड्यूलिंग अल्गोरिथम है, ओके, यह जो शेड्यूलिंग ओवरहेड है
तो ओवरहेड कम से कम होता है, यानी कैसा कि जनरली आपको यहाँ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करना नहीं पड़ता है। इंटरप्ट अगर अराइज भी होता है तो भी यहाँ इंटरप्ट यहाँ एंटरटेन नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस है। सो दैट्स वाई यहाँ वह प्रोसेस ओवरहेड नहीं रहेगा। बट यहाँ एक ड्रॉबैक अराइज हो जाता है कि यहाँ थ्रूपुट जो है, जो रिस्पॉन्स टाइम है वह लो हो जाता है। यानी आपको जो बेनिफिट चाहिए, जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के द्वारा जो फास्टेस्ट फास्ट वर्क कैरी आउट करने का जो हम कहते हैं, तो वो यहाँ लोअर हो जाएगा, यानी प्रोसेस स्लो हो जाएगी, यानी आपको वेट करना पड़ेगा टिल द अर्लियर वर्क विल नॉट ओवर। सो दैट्स व्हाई throughput can be low since long processes can hog the CPU turnaround time. ओके, यानी जो प्रोसेसेस हैं वो प्रोसेसेस सीपीयू का टाइम खा जाएगी, और इसके वजह से दूसरे जो इंपॉर्टेंट टास्क रहते हैं उनको वहां मौका नहीं मिलेगा। वेटिंग टाइम एंड रिस्पॉन्स टाइम कैन बी लो। जो वेटिंग टाइम है, रिस्पॉन्स टाइम है, वो लो हो जाता है फॉर द सेम रीजन अबोव। ओके, नो प्रायोरिटाइजेशन ऑकर, प्रायोरिटी है ही नहीं, तो यहाँ प्रायोरिटी नहीं है तो इमीडिएट यहाँ किसी को सीपीयू में यहाँ यूटिलाइजेशन का चांस नहीं मिलेगा। ओके, दिस सिस्टम हैज ट्रबल मीटिंग प्रोसेस डेडलाइन। ओके, इसके वजह से इस डिजाइनर ने इस प्रोसेस को कहा है कि भाई ये ट्रबल आएगा, भाई इसमें यहाँ पर ट्रबल मीटिंग आएगा। सो दैट्स वाई यहाँ ये ट्रबल यहाँ पर अराइज हो रहा है, तो उसको रिड्यूस करने का कोई ऑप्शन है ही नहीं। द लैक ऑफ प्रायोरिटाइजेशन डज परमिट every process to eventually complete, hence no starvations. Okay, तो यहाँ जो ग्रीडीनेस है या जो यहाँ ये लैक ऑफ प्रायोरिटाइजेशन है, इसके वजह से ओके इट डज नॉट परमिट एवरी प्रोसेस टू इवेंचुअली कंप्लीट। ओके, तो यहाँ स्टारवेशन का प्रॉब्लम अराइज होता है। स्टारवेशन क्या है ये समझा के दिया है आपको। ओके, अगर किसी को नहीं समझा है तो इससे समझा रहा हूँ। Starvation is a multitasking related problem when a process is perpetually denied necessary resources. Without those resources, the program can never finish its task. Starvation is similar in effect to deadlock. Okay, यानी वो deadlock कर देता है, भाई आपको वहां पर वेटिंग पीरियड हो जाता है, हाईली इंपॉर्टेंट टास्क रहा तो भी वो वेट वहां पर करता है, तो उसके वजह से क्या होता है, बोर हो जाते हैं। बहुत सारे जो टास्क हैं वह वेट पीरियड में रहेंगे। सो दैट्स वाई उनके जो इनपुट है, उनके जो इंटरप्ट्स है, उनके जो पर्टिकुलर आउटपुट डिवाइसेस है, दे विल आल्सो वेट। ओके, एंड दैट्स वाई वहाँ डेडलॉक सिचुएशन, क्योंकि उनको वेकअप करना फिर से ट्रबलसम रहेगा। सो दैट्स वाई वो प्रॉब्लम वहां पर अराइज हो सकता है। ओके, गेटिंग एवरीवन? तो हम आगे और चलते हैं। सी, यहाँ पर ये अल्गोरिथम यहाँ पर बताया है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ओके, और कुछ पॉइंट्स में यहाँ पर उसको एक्सप्लेन भी किया है। तो यहाँ देखिए, यहाँ शेड्यूलर है, तो शेड्यूलर का काम है भी शेड्यूल आउट करना भाई हर एक टास्क को। तो शेड्यूलर क्या करता है, टास्क 4 आया, ठीक है, टास्क 4 उसको वहां पर वेट आउट कर दिया। ओके, उसको सीपीयू प्रोवाइड कर देगा, उसको वहां पर क्यू में रख देगा, क्योंकि सीपीयू अगर फ्री रहा तो इमीडिएटली उसको चांस दे देगा। अभी टास्क 3 उसके बाद आया, तो ठीक है भाई, टास्क 3 को बोलेगा भाई टास्क 4 पहले क्यू में आया है, टास्क 3 आप वहां पर उसके पीछे खड़े रह जाइए। उसके बाद टास्क 1 को बोलता है वैसे ही, फिर टास्क 5 को बोलता है, फिर टास्क 2 को। ओके, तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पर सभी टास्क को मैनेज कर देता है, और वो बोलता है कि भाई यू हैव टू वेट इन दिस लाइन इन दिस वे। ओके, तो जैसे यहाँ पर आपको सीपीयू मैं अवेलेबल कराऊंगा तो आपको यहाँ एग्जीक्यूशन का चांस भी मिलेगा। तो ऐसा यहाँ ये एल्गोरिथम रहता है। ओके, तो यहाँ कुछ पॉइंट्स है, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ओके, सो दैट्स व्हाई इन FIFO एल्गोरिथम द टास्क which are in ready to run are kept in queue। ओके, यहाँ पर जो टास्क है वो रेडी है, तो रेडी टू रन होंगे, तो रेडी टू रन में यानी जल्दी यहाँ पर उसको चांस मिलेगा भाई सीपीयू के ऊपर एग्जीक्यूट होने का, तो वो क्यू में पुट आउट किया। CPU serves the task on first come first serve basis। ओके, सीपीयू यहाँ पर
जैसे ही यहाँ कोई आता है, अगर सीपीयू फ्री है तो इमीडिएटली ही विल प्रोवाइड द सर्विसेज, अदरवाइज ही विल टेल दैट यू शुड वेट इन द क्यू। ओके, तो वहाँ इस तरह का क्यू में उसको वेट आउट करने के लिए कहता है। इट इज नेसेसरी, सॉरी, इट इज वेरी सिंपल टू इम्प्लीमेंट। ओके, इस तरह के जो एल्गोरिथम है, इस तरह के जो शेड्यूलर है, इनको यहाँ पर ज्यादा पेन लेने की जरूरत नहीं रहती है। ओके, ये एल्गोरिथम यहाँ पर बहुत आसान है, तो इस वजह से यहाँ उनको डिजाइन करना या उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान है, बट नॉट सुटेड फॉर लार्ज एप्लीकेशन। अगर आपके पास छोटा एप्लीकेशन है तो आप इसको यूज कर सकते हो, मॉडरेट एप्लीकेशन में और लार्ज एप्लीकेशन में आप इसे यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर छोटे यानी 2-3 अगर आपके पास अगर डिवाइसेस है, रिसोर्सेस है, तो उनको मैनेज करना बहुत आसान है। बट यहाँ अगर उनमें अगर वेटिंग पीरियड का यहाँ अगर यानी अगर वो वेट नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में this process will be quite difficult for them. Okay, this is considered as a very good algorithm when few small tasks all with small execution time. अगर छोटे छोटे हैं टास्क, छोटे छोटे टाइम पीरियड में एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। तो ये जो अलगोरिथम है बहुत अच्छा है। सेकंड अलगोरिथम देखते हैं। अभी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बाद हम यहाँ पर सेकंड एल्गोरिथम देखेंगे। इस एल्गोरिथम को कहा गया है राउंड रॉबिन, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। यहाँ पर राउंड रॉबिन यानी क्या, देखिए यहाँ पहला टास्क है टास्क 3, उसके बाद कौन आया है 2, उसके बाद टास्क 1, उसके बाद देखिए फिर से रिपीटेशन हो रहा है 3-2-1 3-2-1, इस तरह यहाँ पर टास्क का मैनेजमेंट हुआ है, यानी इसको कहा जाता है राउंड रॉबिन शेड्यूल। ओके, यानी टास्क 3 के बाद टास्क 2 को चांस मिलेगा, टास्क 2 के बाद यहाँ पर टास्क 1 को चांस मिलेगा, लेकिन टाइम शेयर्ड बेसिस के ऊपर। यानी यहाँ टाइम शेयर्ड बेसिस के ऊपर हर एक को थोड़ा थोड़ा समय दिया जाएगा। यानी टास्क 3 को बोला जाएगा कि भाई आप 20 मिली सेकंड के लिए एग्जीक्यूट करो। ओके, टास्क 2 को बोला जाएगा आप 20 मिली सेकंड के लिए एग्जीक्यूट करो। फिर से टास्क 1 को बोला जाएगा आप 20 मिली, यानी 1 मिनट में बराबर सॉरी एक पर्टिकुलर पीरियड में एक पीरियड रहेगा कुछ, वो पीरियड में 20-20-20, यानी हर एक को 20 मिली सेकंड, यानी हर एक को यहाँ पर कोई गुस्सा भी नहीं आएगा, यहाँ पर कोई यहाँ पर वेटिंग पीरियड भी नहीं रहेगा, और उसको पर्टिकुलरली यहाँ एक सीपीयू के ऊपर एग्जीक्यूशन होने का चांस भी मिलेगा। यानी कैसा है, सारी प्रोसेस एट अ टाइम रन होते रहेगी और उसके हिसाब से यहाँ पर आईओ डिवाइसेस रिसोर्सेस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी होते रहेगा। ओके, तो यहाँ एक एक करके यहाँ पर देखते हैं पॉइंट जो मैंने यहाँ पर आपको बताया है। ओके, चलिए। द शेड्यूलर असाइन अ फिक्स टाइम। देखिए यहाँ पर शेड्यूलर का काम है टू असाइन अ फिक्स टाइम पर यूनिट टाइम। ओके, यूनिट पर प्रोसेस। ओके, तो जितनी सारी प्रोसेसेस रहेगी वो प्रोसेसेस को जांच लेगा और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर उसको फिक्स टाइम अलॉट कर देगा। भाई आप ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो कैरी आउट करना है, जो एग्जीक्यूशन करना है, वो कर लो और इमीडिएटली आपका वर्क हो आके सीपीयू को दूसरे को हैंडल कर दो। ओके, सो दैट्स व्हाई हियर द शेड्यूलर असाइंस a fixed time unit per process and cycle through them. Okay, तो यहाँ उसके अकॉर्डिंग यहाँ वह एग्जीक्यूशन करेगा। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग इन्वॉल्व्स एक्सटेंसिव ओवरहेड। ओके, राउंड रॉबिन जो शेड्यूलिंग है इसमें एक्सटेंसिव ओवरहेड आते हैं। ओवरहेड क्यों आते हैं? स्पेशली विथ स्मॉल यूनिट टाइम। ओके, यानी अगर यहाँ पर राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग है तो मैंने पहले ही कहा कि भाई टास्क 3, टास्क 2, टास्क 2, टास्क 1 ये एग्जीक्यूट होंगे तो इनमें टाइम पीरियड डिवाइड होगा। अगर टाइम पीरियड डिवाइड होगा और टाइम पीरियड में वो रिसोर्स लिया और उसको एम्प्टी कर दिया तो अच्छा होगा। अगर वो रिसोर्स लिया है, आधा ही काम हुआ, आधा बाकी है, तो ऐसे सिचुएशन में वहाँ वेटिंग पीरियड ऑफ रिसोर्स बढ़ेगा। अगर वेटिंग पीरियड बढ़ेगा तो यहाँ पर एक्सटेंसिव ओवरहेड बढ़ेगा, स्पेशली फॉर स्मॉल यूनिट टाइम यहाँ पर वो बढ़ता है। बैलेंस थ्रू आउट बिटवीन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एंड शॉर्टेज जॉब फर्स्ट। ओके, shorter job and are completed faster than the FCFS and
longer process are completed faster than the shortage job first. Okay. यहाँ आपको बैलेंस थ्रूपुट बिटवीन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व और शॉर्टेज जॉब फर्स्ट में दिखाई देगा। लेकिन यहाँ ये जो है ये थोड़ा बेनिफिटेड प्रोसेस है, ऐसा डिजाइनर के द्वारा कहा गया, क्योंकि यहाँ पर इक्वल अमाउंट ऑफ द टाइम होने की वजह से यहाँ जो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन है वो शायद उनको लगता है कि ये प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है, इस वजह से उन्होंने कहा कि भाई इसमें आपको बैलेंस थ्रूपुट मिलेगा। ओके, फास्टर एवरेज रिस्पांस टाइम, ओके, आपको यहाँ पर एवरेज रिस्पांस टाइम जो है फास्ट मिलेगा। वेटिंग टाइम इज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ प्रोसेस। देखिए मैंने पहले ही कहा वेटिंग टाइम जो रिसोर्सेस का है वो जितने नंबर ऑफ वहाँ प्रोसेस बढ़ेंगे उतने नंबर ऑफ प्रोसेस के ऊपर वो वेटिंग टाइम वहाँ पर डिपेंडेंट रहेगा, एंड नॉट एवरेज प्रोसेस लेंथ। प्रोसेस लेंथ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा बाबा, वो यहाँ पर वेटिंग टाइम के ऊपर, यानी अगर टास्क अगर बढ़ गए 10 टास्क है तो उसको वहां उतना टाइम पीरियड बढ़ना है। ओके, ये यहाँ पर आपको यहाँ अंडरस्टैंड करना है। बिकॉज ऑफ हाई वेटिंग टाइम डेडलाइन आर रेयरली मेट इन अ प्योर राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। ओके, याद रखिए यहाँ अगर वेटिंग टाइम अगर बढ़ गया तो यहाँ पर डेडलाइन मीट होना पॉसिबल नहीं है, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर अराइज हो सकता है। और आखिरी पॉइंट है स्टारवेशन कैन नेवर ऑकर। यहाँ पर ये प्रॉब्लम अराइज नहीं होता है सिंस नो प्रायोरिटी इज गिवन। यहाँ पर प्रायोरिटी भी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक ऑर्डर ऑफ टाइम है। ऑर्डर ऑफ टाइम यूनिट अलोकेशन इज बेस्ड अपॉन द प्रोसेस अराइवल टाइम। ओके, तो जैसी प्रोसेस यहाँ पर अराइव होगी उसके ऊपर यहाँ पर यह अलोकेशन टाइम डिपेंड रहेगा। ओके, तो ये यहाँ ये पॉइंट रहेंगे। अभी ये राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग जो है, ये जो एल्गोरिथम है, इसमें अगर प्रायोरिटी अगर लगा दी, देखिए प्रायोरिटी लगाना है यानी प्रेफरेंस लगाना, प्रेफरेंस अगर लगा दिया है तो ग्रीडीनेस आ गया। अगर यहाँ पर ग्रीडीनेस आ गया तो इमीडिएटली इसमें होगा क्या, अगर टास्क 2 को यहाँ पर प्रायोरिटी है, टास्क 3 यहाँ पर अगर यहाँ सीपीयू को एग्जीक्यूट कर रही होगी तो इमीडिएटली टास्क 2 को चांस मिल जाएगा एग्जीक्यूशन होने के लिए, यहाँ टास्क 3 वेटिंग पीरियड में चला जाएगा। ये ग्रीडीनेस पॉलिसी यहाँ पर अराइज हो जाएगी और उसके वजह से यहाँ जो वेटिंग पीरियड है वो वेटिंग पीरियड भी खत्म हो जाएगा। तो इसके वजह से यहाँ पे 2 ही पॉइंट में यहाँ पर इसको एक्सप्लेन कर दिया। The round robin algorithm is slightly modified by assigning the priority to all tasks. Highest priority task can interrupt the CPU so that it can get a chance to execute over the CPU. ये बहुत अच्छा है। राउंड रॉबिन में अगर आप यहाँ पर विदाउट प्रायोरिटी अगर जाते हो तो प्रॉब्लम अराइज होता है, अगर आप विथ प्रायोरिटी जाते हो तो ऐसी सिचुएशन में बहुत बेनिफिटेड रहेगा। तो उसके वजह से टास्क को एग्जीक्यूशन होने का चांस भी मिलेगा, वेटिंग पीरियड भी कम हो जाएगा, यहाँ पर स्टारवेशन का प्रॉब्लम तो नहीं रहेगा। ये सारे यहाँ पर बेनिफिट होते रहेंगे। तो ये एल्गोरिथम मोस्ट ऑफ द डिजाइनर प्रेफर कर रहे हैं। देन और एक आता है शॉर्टेज जॉब फर्स्ट। ओके, कैसा है, बहुत सारे ऐसे बार अगर अपने हमने देखा है कि भाई कभी कभी स्टडी करते समय ऐसा लगता है कि भाई 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट में एक आधा सब्जेक्ट बहुत इजी लगता है तो हम क्या कर लेते हैं उसको पहले कर लेते हैं और बाद में थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट और आखिरी में सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट को करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन हमारे इस एल्गोरिथम में शेड्यूलर भी करता है। तो इस शेड्यूलर में कैसा है कि यहाँ अगर कोई शॉर्टेज जॉब आता है, टाइम पीरियड उसका कम है, वो जल्दी खत्म होने वाला होगा तो उसको पहले चांस मिलेगा, और जो लार्जेस्ट पीरियड रहेगा जिस पर्टिकुलर टास्क को यहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ द टाइम एग्जीक्यूशन होने के लिए लग रहा है या उसको कोई यहाँ पर इनपुट डिवाइस का वेटिंग होगा, आउटपुट डिवाइस का वेटिंग होगा, तो ऐसी सिचुएशन में वहां पर ये एल्गोरिथम उसको प्रेफर लेट करता है। ओके, तो मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे हैं। विद दिस स्ट्रेटजी द शेड्यूलर अरेंजेस प्रोसेसेस with the least estimated processes time remaining to be the next in the queue। यानी यहाँ पर इस स्ट्रेटजी में जो शेड्यूलर है, जो शेड्यूलर पहले एस्टिमेट कर लेता है कि भाई ये प्रोसेस में यहाँ पर जितने टास्क अराइज हुए हैं
तो टास्क का प्रोसेसिंग टाइम कितना है और उसके अकॉर्डिंग उनको मैनेज कर लेता है। पहले टास्क को अगर 1 माइक्रो सेकंड लग रहा है, दूसरे को 10 माइक्रो सेकंड लग रहा है, तीसरे को 25 माइक्रो सेकंड लग रहा है, तो वो क्या करता है 1 माइक्रो सेकंड वाले को पहले चांस देगा, फिर 10 माइक्रो सेकंड वाले को देगा और फिर 25 माइक्रो सेकंड वाले को यहाँ पर टाइम देगा टू एग्जीक्यूट ओवर द सीपीयू। और अगर यहाँ पर और टास्क आते हैं तो उनको क्यू में भी पुट आउट कर देगा। समझ में आया कि नहीं भाई? समझ रहा है? सेकंड पॉइंट है, दिस रिक्वायर्ड एडवांस नॉलेज और एस्टिमेशन अबाउट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ प्रोसेस टू कंप्लीट। ओके, ऐसे सिचुएशन में यहाँ पर अगर जो डिजाइनर है उसको एडवांस नॉलेज चाहिए कि भाई वहाँ वो एस्टिमेशन कैसे करे, एस्टिमेशन कैरी आउट करते समय उसको टास्क को कैसे मैनेज करे, ये सारा एल्गोरिथम उस तरह मैनेज करना है, उसको राइट आउट भी करना है, उसको शेड्यूल आउट भी करना है। तो उसके वजह से उसको उतना एफर्ट लेना पड़ेगा वो प्रोग्राम डिजाइन करने के लिए। इस वजह से यहाँ पर शॉर्टेज जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम कहा है। थर्ड पॉइंट है, इफ अ शॉर्टर प्रोसेस अराइव्स ड्यूरिंग अनदर प्रोसेस, यानी अगर कोई एखादी छोटी प्रोसेस अराइव हुई है ड्यूरिंग अनदर प्रोसेस एग्जीक्यूशन, तो यानी पहले ही छोटी प्रोसेस थी और दूसरी छोटी और उससे भी प्रोसेस आ गई, देन द करंटली रनिंग प्रोसेस में बी इंटरप्टेड, यानी उसके वजह से क्या होगा, वो जो प्रोसेस है वो रुक जाएगा और जो छोटा प्रोसेस है उसको चांस मिल जाएगा एग्जीक्यूट होने के लिए। तो ये इंटरप्ट का और जो छोटी प्रोसेस है उसका कमाल रहेगा। डिवाइडिंग दैट प्रोसेस इनटू 2 सेपरेट कंप्यूटिंग ब्लॉक, अभी जो प्रोसेस है जो ऑलरेडी रन हो रही थी उसको 2 सेपरेट टाइम पीरियड में उसको डिवाइड कर देगा और उसको पहले पार्ट और सेकंड पार्ट में एग्जीक्यूट करेगा। यानी पहले पार्ट में पहला जितना एग्जीक्यूट हो गया है, उसके बाद में जो यहाँ पर शॉर्टेज जॉब आया है, इस वजह से इस एल्गोरिथम का नाम भी रखा है शॉर्टेज जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम। इंटरप्शन अराइज हुआ, इसके वजह से उसका सेकंड पार्ट हुआ, उस सेकंड पार्ट की वजह से वहां पर इमीडिएटली वह एग्जीक्यूट होगा जैसे ही पहला जो शॉर्टेज था वो एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगा। इस वजह से यहाँ कहा गया है 2 सेपरेट कंप्यूटिंग ब्लॉक में वो एग्जीक्यूट होगा। अब इसका इफेक्ट होना यहाँ जरूरी है। दिस क्रिएट एक्सेस ओवरहेड, देखिए इसके वजह से क्या हो गया, एक्सेस ओवरहेड हो गया सीपीयू को बोलना पड़ा अरे रे रे ये क्या हो गया, यहाँ पर अभी मुझे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग को यहाँ कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पहले जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही थी उसको मुझे यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट उसका जो है उसको मुझे स्टोर करना पड़ेगा, और स्टोर करने के बाद मैं यहाँ पर जो शॉर्टेज जॉब आया है उसको एंटरटेन करूंगा, और उसके बाद वो जैसे ही कंप्लीट हुआ फिर से वो कॉन्टेक्स्ट को कॉल करूंगा और रिज्यूम करूंगा पहली प्रोसेस। तो ये यहाँ पर एक अच्छा ब्यूटीफुल एग्जांपल रहेगा कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का, और यहाँ पर ये यहाँ सीपीयू प्रॉपरली उसको मैनेज करेगा। द शेड्यूलर मस्ट आल्सो प्लेस ईच इनकमिंग प्रोसेस इनटू अ स्पेसिफिक प्लेस इन अ क्यू क्रिएटिंग एडिशनल ओवरहेड। तो यहाँ इस तरह वो प्रॉपरली मैनेज करेगा इनकमिंग प्रोसेस को और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर उसको क्यू में भी रखेगा। ओके, और यहाँ पर उसके जो एडिशनल ओवरहेड अराइज हो रहे हैं उसको भी सॉल्व करेगा। द algorithm, यानी ये जो algorithm है शॉर्टेज जॉब फर्स्ट इज डिजाइन फॉर मैक्सिमम थ्रूपुट इन मोस्ट सिनेरियो, यानी आपको यहाँ पर जो इस algorithm का जो रिस्पॉन्स है वो अच्छे से अच्छा बेटर से बेटर मिलना चाहिए है। तो इस वजह से डिजाइनर ने इस algorithm को डिजाइन किया है। Waiting time and response time increases as the process computational requirement increases। देखिए ध्यान रखिए, ध्यान में दीजिए, सुन रहे हो ना, वेटिंग टाइम एंड रिस्पॉन्स टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा जैसे ही प्रोसेस कंप्यूटेशनल रिक्वायरमेंट इंक्रीज होता है। सिंस टर्न अराउंड टाइम इज बेस्ड ऑन वेटिंग टाइम प्लस प्रोसेसिंग टाइम, ध्यान लो,
longer processes are significantly affected by this. जो longer processes है वो longer processes इस particular things के वजह से affect होती है. Overall waiting time is similar than first in first out. Okay, जो overall waiting time है it will be smaller as compared to the FIFO. However, since no processes has to wait for the termination of the longer processes. Okay. 6 point is no particular attention is given to deadline. यहाँ पर पर्टिकुलर ऐसा कोई अटेंशन नहीं है कि भाई डेडलाइन अचीव होना चाहिए. यानी आरटॉस में इस पर्टिकुलर यहाँ इस पर्टिकुलर प्रोसेसेस को अडॉप्ट नहीं किया जाता है बिकॉज दीज आर नॉन आरटॉस प्रोसेसेस. द प्रोग्रामर कैन ओनली अटेम्प्ट टू मेक प्रोसेसेस विद डेडलाइन. यानी यहाँ पर प्रोग्रामर क्या करेगा, चलो भाई काम हो गया बस खत्म हो गया. यहाँ पर ये प्रोसेस कितना देर ले रही है उसको कोई यहाँ पर प्रोग्रामर को लेना देना नहीं, भी प्रोसेस खत्म हो जाए अकॉर्डिंग टू माय एल्गोरिथम. सो दैट्स व्हाई हियर ओनली अटेम्प्ट टू मेक प्रोसेस विद डेडलाइन एज शॉर्ट एज पॉसिबल. और इसके वजह से स्टारवेशन पॉसिबल है स्पेशली इन अ बिजनेस सिस्टम विथ मेनी स्मॉल प्रोसेसेस आर बीइंग रन. तो ये यहाँ प्रॉब्लम अराइज होते हैं, याद रखिए. अभी यहाँ और एक एल्गोरिथम आपको बताने जा रहा हूँ. ओके, तो यहाँ फिक्स प्रायोरिटी प्रीएम्प्टिव शेड्यूलर एल्गोरिथम है. ओके, यहाँ पढ़िए पहले, मैं 2 मिनट में इमीडिएटली यहाँ पर कंटिन्यू करता हूँ. ओके, देखिए 6-7 पॉइंट में उसको अच्छी तरह एक्सप्लेन करता हूँ. हाँ, आपने रीड कर लिया 60 पॉइंट. देखिए अभी मैं यहाँ पर उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. सी फिक्स प्रायोरिटी प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को हम लर्न करने जा रहे हैं. ओके, सी द ऑपरेटिंग सिस्टम assigns a fixed priority rank to every process. Okay, and the scheduler arranges the processes in the ready queue in order to their priority. याद रखिए यहाँ प्रायोरिटी असाइन करेगा. प्रायोरिटी यहाँ हर कोई टास्क को यहाँ पर रहेगी. ओके, अभी तक जितने सारे एल्गोरिथम देखे उनको प्रायोरिटी कॉन्सेप्ट नहीं था. यहाँ पर प्रायोरिटी कॉन्सेप्ट रहेगा. ओके, और अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी यहाँ पर वह प्रोसेसेस को क्यू में पुट आउट करेगा शेड्यूलर. ओके, lower priority processes get interrupted by incoming higher priority processes. याद रखिए सेंटेंस. ओके, ओवरहेड इज मिनिमल नॉर इट इज सिग्निफिकेंट. ओवरहेड बहुत कम से कम है. ओके, वो कंसिडरेबल नहीं है, सिग्निफिकेंट नहीं है. ओके, this scheduling has no particular advantage in terms of throughput. Okay, over first in first out scheduling. Okay, याद रखिए इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम को इतना पर्टिकुलर एडवांटेज नहीं है थ्रूपुट में. ओके, थ्रूपुट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर अच्छी से अच्छी सर्विस देने का इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम का काम है. ओके, बट यहाँ पर FIFO या जो पर्टिकुलर एल्गोरिथम है उनसे भी अच्छा प्रोसेस यहाँ पर ये शेड्यूलर प्रोवाइड करेगा. वेटिंग टाइम एंड रिस्पॉन्स टाइम्स आर डिपेंडेंट ऑन द प्रायोरिटी ऑफ द प्रोसेसेस. ओके, हायर प्रायोरिटी प्रोसेसेस हैव स्मॉलर वेटिंग एंड रिस्पॉन्स टाइम. ओके, डेडलाइन कैन मेट बाय गिविंग processes with deadlines a higher priority. Got it? Okay, deadline can be made by giving processes with deadlines a high priority. यानी high priority अगर रहेगा तो deadline easily met out हो जाती है. और इसका रीजन और इसका और मीनिंग रहेगा अगर लो प्रायोरिटी है तो डेडलाइन मीट होने के चांसेस कम रहेंगे.
So that's why starvation of low priority processes is possible. देखिए उसने immediate बोला, starvation हो सकता है, वहां पर वेटिंग पीरियड हो सकता है, उसके वजह से वहां डेडलाइन मीट आउट होगी ही, ऐसा बोल नहीं सकते हैं, with larger amount of high priority processes queuing for CPU time. Okay? अभी यहाँ आपको ये टाइमिंग स्टेटस में बताया है, ओके, और ये अल्गोरिथम कैसे यहाँ रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है देखिए, ओके। तो अभी T1, T2, T3, T4 ये टाइम पीरियड बताया है, और यहाँ टाइम पीरियड में पर्टिकुलर, यह टाइम पीरियड में कौन सा पर्टिकुलर वर्क कैरी आउट हो रहा है ये इसके नीचे लिखा है। देखिए टाइम पीरियड T1 में लो प्रायोरिटी टास्क रन हो रहा है, T2 में इंटरप्ट सर्विस रूटीन अराइज हो गई, यानी उसके द्वारा यहाँ पर ISR में एक हाई प्रायोरिटी टास्क रेडी टू रन, यानी इंटरप्ट अराइज हो गया, इंटरप्ट अराइज हुआ तो यहाँ पर यहाँ हाई प्रायोरिटी टास्क आ गया है, इस वजह से इंटरप्ट अराइज हो गया। तो यहाँ जो हाई प्रायोरिटी टास्क है वो रेडी टू रन स्टेट में आ गया, और ऐसी सिचुएशन में यहाँ टास्क स्विचिंग हो गया, और टास्क स्विचिंग होने के वजह से ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड यहाँ चला गया। T3 में हाई प्रायोरिटी टास्क रन हो रहा है, और हाई प्रायोरिटी टास्क विल रिलीजेस द CPU। जैसे ही यहाँ पर T3 में पर्टिकुलरली हाई प्रायोरिटी टास्क यहाँ पर कंप्लीट कर लेता है वर्क, इमीडिएटली वो रिलीज कर देगा CPU को, और T4 पीरियड में लो प्रायोरिटी जो हमने यहाँ पर T1 में छोड़ के आए उसको इमीडिएटली मौका मिल जाएगा फिर से रिज्यूम होने के लिए, फिर से वो CPU को यहाँ और नए तरीके से यहाँ पर रिज्यूम कर, यानी CPU को यहाँ फिर से एग्जीक्यूट होने का चांस मिल गया। ओके, नाउ यहाँ पर उसका यहाँ थोड़ा थिंग्स बताया है। कंसीडर टू टास्क आर टू बी एग्जीक्यूटेड, one has higher priority and one has lower priority. Assume high priority task waits for external event, then the low priority task will get a chance to run. यानी अगर कोई हाई प्रायोरिटी टास्क है और वो हाई प्रायोरिटी टास्क वेट कर रहा है कोई एखादा इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस के लिए, इनपुट डिवाइस है, इनपुट जनरेट नहीं हुआ है, कोई एनालॉग सिग्नल है, एनालॉग सिग्नल कन्वर्शन यहाँ पर हो रहा है, तो A to D will be doing that conversion, and within that period यहाँ पर हाई प्रायोरिटी टास्क को यहाँ पर वेटिंग पीरियड में डाल दिया, रेडी टू रन में डाल दिया, तो ऐसे सिचुएशन में लो प्रायोरिटी टास्क विल गेट अ चांस टू एग्जीक्यूट। ओके, तो यहाँ कोई ओवरहेड आ गया और ओवरहेड के वजह से इमीडिएटली आरटॉस उसको यहाँ पर पुट आउट कर देती है वेट पीरियड में। ओके, सो लो प्रायोरिटी टास्क इज पुटेड इन रनिंग स्टेट। ओके, लो प्रायोरिटी टास्क को रन स्टेट में चला जाता है। आफ्टर सम टाइम इफ हाई प्रायोरिटी टास्क इज रेडी, ओके, यानी हाई प्रायोरिटी टास्क को अगर यहाँ पर जो एक्सटर्नल इवेंट में कोई इनपुट आ रहा था या आउटपुट डिवाइसेस को जो आउटपुट देना था वो अगर कंप्लीट हो गया होगा, तो वो बोलता है भाई मेरा CPU रहेगा, मैं उसको हाई प्रायोरिटी है तो मैं यहाँ उसके ऊपर एग्जीक्यूट करूंगा। सो दैट्स व्हाई वो इमीडिएटली बोलता है लो प्रायोरिटी टास्क को, भाई तुम चले जाओ, मैं आ रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि अभी मैं यहाँ पर फ्री हो गया हूँ, मैं रेडी हो गया हूँ, मैं यहाँ पर CPU के ऊपर एग्जीक्यूट हो सकता हूँ। Then using ISR, the high priority task is moved to ready to run state. As ISR execution, the low priority task will continue to be executed. After some time, as soon as the high priority task will complete the execution, immediately it releases the CPU and low priority task will get a chance to execute over the CPU. Okay, so इस तरह की situation यहाँ अराइज होती है। नाउ यहाँ ग्रीडीनेस पॉलिसी बताई है। ओके, प्रीएम्प्टिव मल्टीटास्किंग शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ओके, तो प्रीएम्प्टिव नेचर यहाँ पर शो आउट किया है। ओके, ये फिक्स प्रायोरिटी था, फिक्स प्रायोरिटी के हिसाब से आपको बताया। अभी यहाँ पर प्रीएम्प्टिव यानी ग्रीडीनेस। ओके, देखिए टास्क T1
टाइम पीरियड यहाँ पर बताया T1, T2, T3 और T4। तो इसमें देखिए T1 में लो प्रायोरिटी टास्क रन हो रहा है, सेकंड में यहाँ पर T2 में इंटरप्ट सर्विस रूटीन अराइज हुई है बिकॉज ऑफ हाई प्रायोरिटी टास्क। ओके, और वो हाई प्रायोरिटी टास्क रेडी टू रन सिचुएशन में प्रेजेंट है। T3 पीरियड में हाई प्रायोरिटी टास्क इज रनिंग, लो प्रायोरिटी टास्क विल रिलीजेस द सीपीयू। ओके, और T4 पीरियड में यहाँ पर लो प्रायोरिटी टास्क इज रनिंग। तो यहाँ थोड़ी ग्रीडीनेस पॉलिसी यहाँ अचीव हो रही है एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन। Okay, so consider here two tasks to be executed. One has higher priority and one has lower priority. Assume that high priority task will wait for external event, then the low priority task will get a chance to run. So low priority task is putting in the ready to run state, ready running state. After some time, if high priority task is ready, then the using ISR, the high priority task is moved to ready to run state. After ISR execution, the high priority task will start to execute and low priority task is put in wait state. After some time, high priority task releases the CPU and then the low priority task get resumed. Okay. तो ये ऐसा नरेशन यहाँ इस पर्टिकुलर स्टेट में बताया है। ओके, नाउ अभी यहाँ पर नया पॉइंट चालू हो रहा है, तो मैं यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ यही खत्म कर देता हूँ। ओके, आई होप यू हैव लिसन दिस वीडियो वेरी केयरफुली। यहाँ पर आपको प्रीएम्पिटिव, नॉन प्रीएम्पिटिव, ओके, ग्रीडीनेस पॉलिसी यहाँ पर आपको दिखाई दी। अल्गोरिथम यहाँ पर जो शेड्यूलिंग अल्गोरिथम है सारे आपको यहाँ दिखाई दिए। ओके, तो ये पूरा जो वीडियो था ये डेडिकेटेड था सारे अल्गोरिथम्स को। तो मैं यहाँ पर इस वीडियो को यही खत्म करता हूँ। आगे के पॉइंट यहाँ पर आगे के वीडियो में कवर आउट करूंगा। सो दैट्स व्हाई आई रिक्वेस्ट यू टू गिव योर अटेंडेंस विथ योर कमेंट इन कमेंट बॉक्स। ओके, आप आपका रोल नंबर और आपका नाम यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिखिए। ओके, और वो अटेंडेंस मुझे पास कर दीजिए। आप इस वीडियो को लाइक या शेयर कर सकते हैं, आप आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। ओके, so thank you very much for everyone for watching this video. Very good.